हेलो फ्रेंड्स, तो मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है और किस किस पॉइंट को समझना है जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स यानी बल क्या होता है। व्हाट इज फोर्स? तो सबसे पहले जानते हैं कि बल क्या होता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, यानी फोर्स के बारे में। तो यह एक सदिश राशि है। और इसका एसआई यूनिट, जो एसआई मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन। थर्ड पॉइंट जान लेते हैं, इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान चुके होंगे कि फोर्स के बारे में क्या होता है। फोर्स, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी भी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, आप उसे फोर्स कह सकते हैं। और इसके 4 पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। यह एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसका मात्रक न्यूटन होता है, जो कि एसआई यूनिट होता है, और सीजीएस यूनिट डाइन होता है, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो अब जान लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कहता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसका मतलब होता है बल के प्रभाव। तो किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए निम्नलिखित कारण यानी निम्नलिखित प्रभाव होते हैं जो इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो पहला होता है वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होना। सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बंदा है, ठीक है। अगर एक गतिमान है तो इसकी दिशा में, यानी जो डायरेक्शन होता है, फोर्स अप्लाई करके इसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंतर्गत आता है। सपोज करिए कि यह एक स्थिर कंडीशन में है और आप इसे फोर्स लगाकर गतिमान कर देते हैं, तो ये भी एक इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंतर्गत आता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है बल के कारण, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करके उसके वेग में परिवर्तन ला सकते हैं। और आप फोर्स अप्लाई करके सपोज दैट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है और शेप होता है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था और इस पर फोर्स अप्लाई करके इसे इतना छोटा कर दिया गया, तो ये भी इफेक्ट ऑफ
फोर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स, मतलब बल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो बल दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, बलों का परिणामी शून्य हो, तो वे बल संतुलित बल कहलाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग संतुलित बल का। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक सरफेस पे रखा गया है, इसको y मान लेते हैं और इसको x। ठीक है, तो एक गुटके के दोनों ओर बल लगाकर विपरीत दिशा में ले जाया जाता है, तब गुटके में यदि कोई गति न हो तब गुटके पर असंतुलित बल लगता है। सपोज करिए कि एक लकड़ी का गुटका स्थिर अवस्था में है और इस पर समान फोर्स लगाकर कोई बंदा इसको इस तरफ खींचता है और एक बंदा इस तरफ खींचता है, इसको x का बोल लेते हैं और इसको y। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो ये संतुलित बल के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं असंतुलित बल क्या कहता है। तो यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी प्रभाव शून्य नहीं हो, तो वे सभी बल असंतुलित बल कहलाते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। सपोज करिए कि एक रस्सी है, आप लोगों ने रस्सी खींच का खेल जरूर सुना होगा। ये इसका हो गया मिड पॉइंट। तो कुछ लोग इसको इस तरफ खींचते हैं और कुछ लोग इस तरफ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, सपोज करिए कि इन लोगों का पावर यानी ये लोग फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में और ये लोग फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। तो दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग होता है, यानी एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचते हैं। और इस कंडीशन में होता क्या है, अगर इनका फोर्स इनकी तुलना में ज़्यादा हुआ तो ये इस तरफ खींच लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यह असंतुलित बल कहलाते हैं। अब न्यूटन का गति विषयक न्यूटन के जो फर्स्ट नियम है वो क्या कहते हैं? तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, यदि कोई गति की अवस्था में है तो वह उसी प्रकार गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है।
तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी गति कर रहा है कुछ यूं। तो जब तक इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल अप्लाई नहीं किया जा सकता, तब तक इसके जो मूवमेंट है, इसकी जो गति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो यह कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसमें एक कंडीशन और होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो विरामावस्था में है और जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्यतम बल अप्लाई नहीं किया जा सकता, तब तक वो ऑब्जेक्ट विराम की अवस्था में होता है। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट गति में है तो वो गति में ही रहेगा और विराम अवस्था में है तो वो विराम ही रहेगा। तो ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम लोग बात करते हैं जड़त्व के नियम के प्रकार। इसके भी दो नियम होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विराम का जड़त्व नियम क्या कहता है। तो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जड़त्व के जो पहले नियम थे यानी विराम का अवस्था, इस अवस्था में अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्यतम बल ना लगे। और इसका दूसरा नियम कहता है गति का जड़त्व। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह उसी नियत चाल से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्यतम बल ना लगाया जाए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये तब तक मूव करेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्यतम बल न लगाया जाए। अब रेखीय संवेग का नियम क्या कहता है। तो रेखीय संवेग क्या होता है ये जान लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तब वस्तु का संवेग P = m × v होता है। इसका SI यूनिट होता है, यानी इसका SI जो मात्रक होता है वो होता है kg मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर पर सेकेंड। और एक पॉइंट होता है इसमें, ये सदिश राशि होती है। अब हम लोग बात करते हैं
न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर को उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होती है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, F जो अनुक्रमानुपाती होता है वो होता है डेल्टा P अपान डेल्टा T के। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है तथा प्रारंभिक वेग u है, यानी जो वो u है और इसका द्रव्यमान m है। जो समय अंतराल है वो है डेल्टा T। एक बल F लगाने पर यानी F बल लगाने पर उस वस्तु का वेग यानी F बल लगाने पर वस्तु का वेग हो जाता है v। तब इस कंडीशन में क्या होता है? तो हो जाएगा P1 इक्वल टू m u और P2 हो जाएगा इक्वल टू m v। तो इस कंडीशन में m इक्वल टू u और जो टाइम है वो है डेल्टा T और यहाँ m इक्वल टू हो जाएगा v। संवेग परिवर्तन के अनुसार, ठीक है, डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। तो जो है डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। तो P2 और P1 का मान रख देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू mv माइनस mu। इस अनुसार डेल्टा P इक्वल टू m v माइनस u। अब बात करते हैं संवेग परिवर्तन की दर। तो डेल्टा P अपन डेल्टा T इक्वल टू m v माइनस u अपान डेल्टा T। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T। F m v माइनस u अपान डेल्टा T। तो इस तरह से हो जाएगा A इक्वल टू v माइनस u अपान डेल्टा T। और आपको पता है F प्रोपोर्शनल टू होता है ma। हम लोग इस बात को पहले से ही जान चुके हैं। तो F इक्वल टू हो जाएगा K m a। K इक्वल टू होता है 1
जो कि प्रयोग के द्वारा पता किया गया है। इस तरह से हो जाएगा F इक्वल टू एम ए। ये होता है सेकेंड नियम, यानी संवेग परिवर्तन की दर। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लोग बात करेंगे बल का आवेग। तो यदि कोई बल अत्यंत कम समय के लिए किसी पिंड पर लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। यदि कोई बल F डेल्टा t समय अंतराल में किसी वस्तु पर कार्यरत है तो बल का आवेग होता है I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। आवेग तथा संवेग में संबंध I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, तो हो जाएगा F इक्वल टू एम ए। हम लोगों को पहले से ही पता है F इक्वल टू एम इंटू डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। ए इक्वल टू डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। अतः I इक्वल टू एम इंटू डेल्टा भी अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा I इक्वल टू एम इंटू डेल्टा भी। तो हम लोग कर क्या देते हैं, इसको तोड़ के लिख देते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा एम भी माइनस एम यू। I इक्वल टू P2 माइनस P1 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है I इक्वल टू डेल्टा टी। अतः संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं गति के, न्यूटन के गति विषयक का थर्ड लॉ, यानी इनका थर्ड नियम, तीसरा नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल प्रत्यारोपित करती है जितना कि पहला वस्तु करता है। इस क्रिया को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मान लीजिए। सपोज दैट जब बंदूक से गोली चलती है तो जिस वेग से गोली बंदूक से इस डायरेक्शन में जाती है उतना ही फोर्स ये गोली बंदूक पर लगाती है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्यतम बल आरोपित न हो तो निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। m1
m2। u1 और u2 वेग से गतिमान है। u1 और u2 ये हो गया वेग, ये हो गया द्रव्यमान, ठीक है। तथा आपस में टक्कर के पश्चात उनका वेग v1 और v2 हो जाता है। टक्कर के पूर्व कुल संवेग p1 इक्वल टू m1 और v1 प्लस m2 u2 और p2 इक्वल टू कुछ यूं था। तो ए था टक्कर के पहले और ए था टक्कर के बाद। तो दोनों पिंडों की टकराने की स्थिति में कोई बल विद्यमान नहीं है, अतः संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।